अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल हमने लेबर कॉस्टिंग पे बात शुरू की थी और उसमें लेबर की एक्टिविटी को मेजर करने के लिए दो टर्म, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के दो फार्मूलाज डिस्कस किए थे। फिर हमने लेबर पेमेंट मेथड, लेबर को जब आप हायर करते हैं तो उनकी वेजेस या सैलरी जो रेम्यूनरेशन है सेट करने के क्या तरीके हैं। तीन मेथड्स हमने डिस्कस किए थे, टाइम रेट, पीस वर्क एंड स्ट्रेट पीस वर्क विद गारंटीड वेज। कोई इशू जी कल के लेक्चर से? जी बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ ओवरटाइम प्रीमियम आ गया, बुक में लिखा हुआ अभी जी। किस पेज पे लिखा हुआ है बेटा? 111 ओवरटाइम प्रीमियम। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ ओवरटाइम प्रीमियम डिफरेंट सिचुएशन इसकी बनती हैं, डिफरेंट पॉसिबल ऑप्शंस की बन सकती हैं। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि इनडायरेक्ट वर्कर को अगर आपने को ओवरटाइम दिया तो इनडायरेक्ट वर्कर की सैलरी भी ओवरहेड है तो उसका ओवरटाइम प्रीमियम भी ओवरहेड ही है। क्वेश्चन आता है कि जब आप किसी डायरेक्ट वर्कर को ओवरटाइम प्रीमियम देते हैं तो जब किसी डायरेक्ट वर्कर को आप ओवरटाइम प्रीमियम देते हैं तो उस पर क्वेश्चन आता है कि क्या होगा, क्योंकि डायरेक्ट वर्कर की बेसिक वेज के बारे में भी हम क्लियर हैं कि ये तो डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है, ये तो डायरेक्ट कॉस्ट है। अब क्वेश्चन है ओवरटाइम प्रीमियम का, ओवरटाइम प्रीमियम का, ओवरटाइम की सैलरी का नहीं। ये ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जांपल, आपने एक वर्कर के नॉर्मल आवर्स 8 घंटे हैं, किसी एक दिन में उसने एक्चुअल काम किया 10 घंटे, इसका मतलब ओवरटाइम कितना हुआ? 2 घंटे। तो उसको 10 घंटे की तनख्वाह एक तो बेसिक मिलेगी, सपोज उसका बेसिक रेट है 100 रुपया पर आवर, तो 1000 रुपया उसको बेसिक सैलरी के बाद में मिलेगी और ओवरटाइम प्रीमियम के बाद में 2 घंटे पे से टाइम एंड हाफ अगर उसका तरीकाकार है तो 50 रुपीज़ के हिसाब से 100 रुपये का प्रीमियम जाएगा, 1100 सैलरी बनेगी। ठीक है जी, आप इसको इस तरह शो कर दीजिए, या आप इसको अलहदा से लिखना चाहें तो 8 आवर्स को 100 रुपये से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 आवर्स को 150 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ही बात है। 800 जमा 300, आप इस तरह 1100 बना लिए, दोनों तरह से एक ही बात है। लेकिन ओवरटाइम प्रीमियम बैलेंस 100 रुपया है, ठीक है, ओवरटाइम प्रीमियम यहाँ पे 100 रुपया है। तो क्वेश्चन आता है ओवरटाइम प्रीमियम का क्या इसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, इसको क्या हमें डायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट करना है या इसको हमें इनडायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट करना है। ओवरटाइम प्रीमियम डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ओवरटाइम प्रीमियम डायरेक्ट कॉस्ट भी हो सकता है और ये इनडायरेक्ट कॉस्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ओवरटाइम प्रीमियम की ज़रूरत क्यों पेश आई, ओवरटाइम की ज़रूरत क्यों पेश आई, इस पे डिपेंड करेगा कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। फॉर एग्जांपल, ओवरटाइम की ज़रूरत पेश आई इसलिए कि कस्टमर ने कहा है कि भाई ओवरटाइम लगाओ, जो मर्जी करो, मुझे शाम तक माल तैयार करके दो। ओवरटाइम लगाओ, जो मर्जी लगाओ, मुझे कल शाम तक हर सूरत माल चाहिए। अगर कस्टमर के कहने पे ओवरटाइम लगता है तो वो डायरेक्ट कॉस्ट कहलाता है। कस्टमर ने कहा ना भाई मेरा काम जल्दी करके दो, जितना भी खर्चा आता है मैं देने पे तैयार हूं, तो फिर अब ओवरटाइम प्रीमियम कैन बी ट्रेस टू द जॉब। किसी खास काम, किसी खास प्रोडक्ट को बनाने पे लगा है और कस्टमर की अप्रूवल से लगा है तो वो डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगा। मैं फिर बोल दूं, 10 घंटे की बेसिक तनख्वाह ये तो डायरेक्ट ही है। हम सिर्फ ओवरटाइम प्रीमियम की बात कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा पे करते हैं हम नॉर्मल रेट से, उसका सलूक क्या होना चाहिए। तो अगर वो कस्टमर की
रिक्वेस्ट पे लगा है ओवर टाइम तो उसको डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। लेकिन अगर ओवर टाइम आपका लगा है इसलिए कि आपकी मशीन खराब हो गई थी, कस्टमर ने नहीं आपसे कहा था मुझे ओवर टाइम लगाओ, जो मर्जी करो, मुझे शाम तक माल दो, आपने वैसे ही 10 दिन पहले एक कस्टमर को आज शाम को टाइम दिया था, रूटीन में ही उसको टाइम दिया था कि आज शाम को आपको ऑर्डर मिल जाएगा, लेकिन कल आपकी मशीन खराब होगी, 8 घंटे काम ही नहीं हो सका। अब कस्टमर से आपने कमिटमेंट की हुई आज शाम की, आपकी फैक्ट्री 8 घंटे बंद रही है, तो अब आपको वर्कर से ओवर टाइम लगवाना पड़ेगा कमिटमेंट पूरी करने के लिए। अब इसमें कस्टमर ने आपसे नहीं कहा था ओवर टाइम लगाओ, वो तो आपकी मशीन खराब होगी इस वजह से आपको ओवर टाइम लगाना पड़ गया। तो अब ये जो ओवर टाइम लगा है इसका प्रीमियम इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है, क्योंकि आपकी किसी डिपार्टमेंट की नालायकी या नेग्लिजेंस या किसी प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से लगा है, कस्टमर ने नहीं कहा। सो ओवर टाइम प्रीमियम का असूल बड़ा सीधा सा है, अगर कस्टमर की इंस्ट्रक्शन से लगा है, कस्टमर की परमिशन से लगा है ओवर टाइम, तो वो डायरेक्ट है उसका प्रीमियम। लेकिन अगर आपके इंटरनल किसी इशू की वजह से लगाना पड़ा आपको ओवर टाइम, तो वो उसका प्रीमियम इनडायरेक्ट होगा। जी जनाब, ओवर टाइम प्रीमियम की ट्रीटमेंट पर भी बात होगी। कोई सवाल और? सर डायरेक्ट कॉस्ट में हमने पढ़ा था ना कि डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब ही यही है कि वो डायरेक्टली ट्रेसेबल वो पर यूनिट जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें, तो ओवर टाइम अगर हम देख लें तो मतलब डायरेक्टली ट्रेसेबल है और रॉ मटेरियल को फिनिश में वो जो कन्वर्ट करें, तो ये वाला फिर डायरेक्ट कॉस्ट। बेटा ओवर टाइम आप अगर मेरी मिसालों को समझें, एक पहली मिसाल जो दी जिसमें कस्टमर के कहने पे लगा तो दैट इज डायरेक्टली ट्रेसेबल, वो कस्टमर के कहने पे कस्टमर का ऑर्डर बनाने के लिए लगा, कस्टमर के कहने पे कस्टमर का ऑर्डर बनाने के लिए लगा। लेकिन जो दूसरी मिसाल मैंने आपको ओवर टाइम की दी है जिसमें आपकी मशीन खराब हो गई हुई है, वो इस वजह से नहीं लगा कि कस्टमर की प्रोडक्ट बनानी थी, वो इस वजह से लगा कि मशीन खराब हो गई थी। मशीन खराब ना होती तो हमें ओवर टाइम की जरूरत ना पड़ती, हम नॉर्मल टाइम में ही प्रोडक्ट बना रहे थे, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड हो जाती है, प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड होगी तो वो चीज़ प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हो जाती है ना। फिर तो आपकी मशीन खराब होगी तो कस्टमर को प्राइस ज़्यादा क्यों चार्ज करो आप, ठीक है, क्योंकि आप जो कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड करोगे, प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ने से प्राइस भी तो बढ़ जाती है आपकी, ठीक है। तो जो तो कस्टमर ने कहा मुझे ओवर टाइम लगा के दो, तो फिर यस आप प्रोडक्ट कॉस्ट में ओवर टाइम प्रीमियम ऐड करें, प्रोडक्ट कॉस्ट में उसके ऐड करें और उसका आप प्राइस में रिफ्लेक्शन उसका लें। लेकिन ओवर टाइम प्रीमियम बाज़ का आप जो पे कर रहे हैं किसी इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से, उसको प्रोडक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट के तौर पर ट्रीट करना बेहतर नहीं है। अच्छा जी, कोई और सवाल? जी, इलस्ट्रेशन 2 की थर्ड रिक्वायरमेंट। जी बेटा, उसमें क्या इशू है? इलस्ट्रेशन 2 की थर्ड रिक्वायरमेंट बेटा, इसमें उसने कहा है दोनों सूरतों में कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट बताओ। कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है? लेबर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड, ये कन्वर्जन कॉस्ट है, ठीक है, ये कन्वर्जन कॉस्ट है। और कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट चाहिए तो डिवाइड विद यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। तो दोनों सूरतों में, मतलब जब 200 यूनिट्स बना रहे हो तब भी बनाओ, जब 240 यूनिट बना रहे हो तब भी बताओ। तो जब हम 200 यूनिट बना रहे हैं हमारी लेबर कॉस्ट क्या थी? 160। जब 200 यूनिट बना रहे थे हमारे ओवरहेड्स कितने थे? 160। हमारी कन्वर्जन कॉस्ट थी 320। 200 यूनिट बनाए पर यूनिट वाज 1.6। जब 240 यूनिट बनाए हमारी लेबर कॉस्ट क्या थी? कन्वर्जन ओवरहेड कॉस्ट टोटल 360, प्रोडक्शन 240। होगी क्लियर? जी, एनी अदर क्वेश्चन? कोई और सवाल? कल मैंने एक इक्वेशन की सूरत में लिख दी थी, आज मैंने टेबल की सूरत में कर दी इसकी प्रेजेंटेशन। जी, कोई और सवाल कल के लेक्चर से?
अच्छा जी, इसके बाद हम इंसेंटिव प्लान्स पे बात कर रहे थे। इंसेंटिव प्लान्स को हमने डिफाइन किया था कि ये एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन है जो हम वर्कर्स को पे करते हैं टू मोटिवेट देम सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी। और वर्कर्स को एडिशनल रेम्यूनरेशन पे करके जब उनकी प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी बढ़ाई जाती है तो उससे विन विन की सिचुएशन बननी चाहिए। वर्कर को भी एडिशनल रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए फॉर द सेम टाइम और सेम वर्किंग के अगेंस्ट एडिशनल रेम्यूनरेशन उसको मिलना चाहिए, और कंपनी को भी फ़ायदा होना चाहिए, उसकी कॉस्ट पर यूनिट में भी कमी आनी चाहिए ताकि कंपनी को भी फ़ायदा है एडिशनल रेम्यूनरेशन इंसेंटिव देने का और वर्कर को भी फ़ायदा मिले। ओनली देन एन इंसेंटिव प्लान विल वर्क, ओनली देन एन इंसेंटिव प्लान विल अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। इंसेंटिव प्लान का ऑब्जेक्टिव रहेगा कि वर्कर को फ़ायदा पहुंचे, कंपनी को फ़ायदा पहुंचे थ्रू इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? यहाँ पे हमने हाई डे रेट सिस्टम डिस्कस किया था, इंडिविजुअल बोनस प्लान, बोनस स्कीम डिस्कस की थी, ग्रुप बोनस स्कीम डिस्कस की थी, कोई इशू? अच्छा, इसके अलावा दो और इंसेंटिव स्कीम्स हमारी डिस्कशन में आ रही हैं। ये इंसेंटिव स्कीम हमें एग्जाम में कोई 2-3 नंबर का नोट लिखने को आ सकता है कि जी डिस्क्राइब एनी 3 वेज इंसेंटिव प्लान्स, तो हमें 2-2, 3-3 लाइनें इन पे लिखनी पड़ सकती हैं। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का नोट आ सकता है। यहाँ पे डिस्कशन में फिर वो बात करती हूँ, जैसे रेम्यूनरेशन में हमने 3 मेथड डिस्कस किए हैं, रियलिटी में 8-10 डिस्कस एग्जिस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा एग्जिस्ट कर सकते हैं, सवालों में हमें नजर आएंगे डिफरेंट मेथड। इसी तरह इंसेंटिव प्लान भी यहाँ पे 5 लिखे गए हैं, लेकिन आगे सवालों में जाएंगे इनके अलावा भी हमें नजर आएंगे, लेकिन वो जो भी प्लान होंगे उनकी कैलकुलेशन का तरीका सवाल में बताया गया होगा कि भाई इस तरीके से इंसेंटिव की वैल्यू आपने वर्कर के लिए कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हमसे यहाँ पे अक्सर वर्कर्स का रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करने को कहा जाएगा कि उनकी जो वेजेस हैं वो कितनी बनती हैं और उनका इंसेंटिव कितना बनता है जिस तरह उन्होंने काम किया, जो उन्होंने एफिशिएंसी दिखाई है। तो डिफरेंट इंसेंटिव प्लान्स के तहत वर्कर का इंसेंटिव कैलकुलेट करना, डिफरेंट रेम्यूनरेशन प्लान्स के तहत वर्कर का रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना, ये हमें आना चाहिए, क्योंकि वर्कर की लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे तो ही प्रोडक्ट कॉस्ट में उसको हम ऐड कर पाएंगे। तो हमने 3 स्कीम्स कल डिस्कस की थी, 2 और टर्म्स हैं उनको हम डिस्कस करके आज फिर कुछ इलस्ट्रेशन न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, जिसमें इनसे हट के भी हमें इंसेंटिव प्लान्स और वेज प्लान्स नजर आएंगे। अच्छा, ये एक प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम भी है कि कंपनीज की पॉलिसी हो सकती है कि हम अपने प्रॉफिट का 5% वर्कर्स में शेयर करेंगे, वर्कर में तकसीम करेंगे। अब ये वर्कर के लिए इंसेंटिव है कि भाई कंपनी जो भी मुनाफा कमाएगी उसका 5% वर्कर्स में शेयर होना है। तो अब वर्कर्स लामहला कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे, और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए एक तरीका अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना है। तो वर्कर्स विल मेक एवरी एफर्ट कि अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएं, प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ाएं, अपना रिजेक्शन रेट लो से लो रखें ताकि कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा आए। जितना ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट होगा उतना ही ज़्यादा वर्कर का शेयर बन जाएगा। मतलब 100 रुपये का 5% 5 रुपये है, 200 रुपये का 5% 10 रुपये है। तो अगर कंपनी का प्रॉफिट 100 से बढ़ के 200 पे जाएगा तो वर्कर का शेयर भी तो 5 रुपये से बढ़ के 10 रुपये पे जाता है ना। सो दे गेट एन इंसेंटिव कि वो ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करें ताकि कंपनी का प्रॉफिट के बढ़ने में वो रोल प्ले कर सकें, और कंपनी के प्रॉफिट बढ़ने से उनका शेयर, उनकी अर्निंग भी बढ़ जाएगी। सो ये भी एक इंसेंटिव है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। फिर एक शेयर इंसेंटिव स्कीम है। अच्छा, शेयर इंसेंटिव स्कीम यहाँ पे वर्कर्स में लिखी तो गई है, यहाँ पे आ तो रही है, लेकिन जनरली ये जो सीनियर लेवल मैनेजमेंट होती है उनका इंसेंटिव प्लान होता है। ये वर्कर, प्रोडक्शन वर्कर, जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उस लेवल के लोगों का इंसेंटिव प्लान जनरली होता नहीं। ये डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर मार्केटिंग, डायरेक्टर प्रोडक्शन, HR, GM, सीनियर फाइनेंस मैनेजर, CFO, उस लेवल के जो लोग होते हैं उनका इंसेंटिव प्लान होता है।
शेयर इंसेंटिव स्कीम, उनको कंपनी से ऑफर करेगी कि अगर आप हमारे साथ से ऑन कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर ऑफ सर्विस, ऑन कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स ऑफ सर्विस, कहा जा सकता है कि हम ये जो 5 साल डेडिकेशन मैंने लिए कि ये हम आपको 10,000 शेयर्स देंगे। इंसेंटिव ऑफर किया गया कि आप अगर हमारी कंपनी के साथ 5 साल पूरे करें, 10,000, 20,000, 25,000, जो भी एक्स नंबर है, हम एक्स नंबर ऑफ अपनी कंपनी के शेयर आपको देंगे। हो सकता है कोई इदारा वर्कर्स के लिए भी सागो को प्लान ले आए, बट नॉर्मली जैसे मैंने कहा ये प्लान सीनियर लेवल जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए होता है। अब इसका फायदा कंपनी को क्या है? पहली चीज, चूंकि वर्कर को ये रिवॉर्ड 5 साल सर्विस से लिंक कर दिया गया है, एम्प्लॉय को 5 साल सर्विस से लिंक कर दिया गया है, तो एम्प्लॉय इस रिवॉर्ड के लालच में कंपनी के साथ मुसलसल काम करना चाहेगा। और एम्प्लॉयज़ के बारे में आपको ख्याल रखना है, एक बात समझनी है, एक टर्म होती है एम्प्लॉयज़ टर्नओवर। एम्प्लॉयज़ टर्नओवर का मतलब एक एम्प्लॉय आपके इदारे से मुतमईन नहीं है तो वो छोड़ के किसी दूसरे इदारे में जाता है, तो आप उसकी जगह नया एम्प्लॉय हायर करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एम्प्लॉय टर्नओवर। एक गया, उसकी जगह नया आ गया। एम्प्लॉय टर्नओवर इदारे को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि एक एम्प्लॉय को इदारे ने हायर करके उसको ट्रेन किया होता है, उसको सारा सिस्टम अपना समझाया होता है, उसने सारे काम समझे होते हैं और ये तमाम कामों को एक अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा होता है। जब वो एक ट्रेन एम्प्लॉय इदारे से निकल के चला जाता है किसी और कंपनी में जॉब करने, बेहतर रेम्यूनरेशन के लिए, बेहतर सैलरी के लिए, उसकी जगह इदारे को नया एम्प्लॉय हायर करना पड़ता है, तो पहले हायरिंग कॉस्ट होती है, ऐड देना पड़ेगा, इंटरव्यू करवाने पड़ेंगे, HR किसी एजेंसी को फीस देनी पड़ेगी, बंदा हायर होगा, फिर उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, 2, 4, 6 महीने ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग की कॉस्ट अलग, और ट्रेनिंग के दौरान काम जो सफ़र होता है, थोड़ा सा एफिशिएंसी कम हो जाती है काम की, वो एक अलग। सो अल्टीमेटली एम्प्लॉय टर्नओवर कॉस्ट अ कंपनी अलॉट। तो बाय ऑफरिंग दिस शेयर इंसेंटिव स्कीम कि जी जो 5 साल पूरे करेगा हम उसको शेयर्स देंगे, यू आर ट्राइंग टू रिटेन योर एम्प्लॉय, ताकि ये एम्प्लॉयज से रिलेटेड कॉस्ट अल्टीमेटली ये भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे रिफ्लेक्ट होती है ना। एम्प्लॉय ट्रेनिंग, एम्प्लॉय टर्नओवर कॉस्ट अगर हम इसको क्या लें तो उसमें ट्रेनिंग है, लैक ऑफ एफिशिएंसी है, वो सारी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे रिफ्लेक्ट होती है। तो इस तरीके से आप ये कॉस्ट कमिट करके आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसका एक और भी बड़ा अहम फायदा होता है जिसकी आप बातें आगे चल के सीखेंगे, अभी मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करता, सिर्फ ये बता देता हूं शेयर्स तो आजकल तो चले गए हैं वैसे ही। पहले तो हमारे ज़माने में तो आज से 10-15 साल पहले तो पीस ऑफ पेपर होते थे, सर्टिफिकेट्स होते थे, अब तो वो सर्टिफिकेट भी नहीं रहे। अब तो शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक एंट्री डलती है, CDC एक कंपनी है वो रिकॉर्ड रखती होती है किस कंपनी के कितने शेयर्स किस किस के पास हैं। तो मेरे पास अगर किसी कंपनी के शेयर है ना तो मेरे पास सिर्फ एक CDC की स्लिप होती है कि जी CDC के अकाउंट में मेरे पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं, कितने शेयर हैं किस कंपनी में हैं। इन शॉर्ट, शेयर्स मेरे किस काम के, मैं शेयर से क्या क्या फ़ायदा उठा सकता हूँ। एक इन्वेस्टर जिसके पास शेयर आए, वो इन्वेस्टर शेयर से 2 तरह के फ़ायदे उठाता है, 2 तरह के फाइनेंशियल बेनिफिट उठाता है। एक, कंपनी में शेयर होल्डर होने का मतलब है कि आप उस कंपनी में हिस्सेदार हैं और कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिट में आपका हिस्सा है। तो अगर मैं अगर से डायरेक्टर फाइनेंस हूँ, मुझे ये शेयर ऑफर किए जा रहे हैं, तो मुझे अट्रैक्शन इसमें क्या है? पहला अट्रैक्शन कि जब ये शेयर मुझे मिलेंगे तो मैं कंपनी के मालिकों में से बन जाऊंगा और कंपनी के प्रॉफिट में से मुझे भी हिस्सा आया करेगा। दिस इज वन अट्रैक्शन 5 साल पूरे करने में। पहली अट्रैक्शन कि कंपनी का जो भी मुनाफा हुआ करेगा 10,000 शेयर के बराबर मुनाफा मुझे भी मिला करेगा। दूसरी अट्रैक्शन, शेयर्स जो होते हैं वो सेलेबल भी होते हैं। शेयर्स सेलेबल भी होते हैं, स्पेशली आपने सुना होगा लिस्टेड कंपनीज होती हैं, कोटेड कंपनीज होती हैं, सुना हो ना? तो कोटेड कंपनीज के शेयर तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बिकते हैं।
तो अगर ये कोई कोटेड कंपनी है जिसके शेयर मुझे ऑफर किए जा रहे हैं, तो एक तो मैंने कहा मैं कंपनी के शेयर मिलने के नतीजे में उसके फ्यूचर के प्रॉफिट में हिस्सेदार बन जाऊंगा। दूसरा, मैं इन शेयर्स को बेच के एक बड़ी अमाउंट भी कमा सकता हूं इकट्ठी। अच्छा, अब इस रेफरेंस से अब बात सुनो, शेयर्स दोनों इक्वल के रेफरेंस से बात कर लेते हैं। मुझे शेयर ऑफर किए गए हैं, मैं डायरेक्टर फाइनेंस हूं, मैं डायरेक्टर मार्केटिंग हूं, मैं डायरेक्टर प्रोडक्शन हूं। मुझे पता है 10 साल बाद मुझे 5 साल बाद मुझे शेयर्स मिलने हैं। अब मेरी कोशिश क्या होगी इन 5 सालों में कि भाई मुझे कंपनी में 10,000 शेयर मिलने वाले हैं, 5 साल बाद मुझे 10,000 शेयर्स के बराबर मुनाफा भी मिला करेगा बकदरे हिस्सा, और 5 साल बाद मैं अगर चाहूं तो ये 10,000 शेयर्स भी बेच पाऊंगा। तो 5 सालों के दौरान मेरी कोशिश होगी कि मैं कंपनी का मुनाफा भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाऊं, ताकि जब मुझे शेयर मिले मेरा हिस्सा ज्यादा से ज्यादा बने। और कंपनी का मुनाफा जितना ज्यादा होता है उसकी शेयर की वैल्यू भी इतनी ज्यादा हो जाती है। मेरी कोशिश होगी कि शेयर की वैल्यू भी ज्यादा से ज्यादा होती जाए, ताकि जब मुझे 10,000 शेयर मिले मैं उनको बेच के ज्यादा से ज्यादा नफा कमा सकूं, ज्यादा से ज्यादा बोनस कमा सकूं। इस तरह का बोनस ही बन गया ना मेरा, बोनस इन द शेप ऑफ शेयर। तो अब ये शेयर इंसेंटिव देना आप देख सकते हैं कि कंपनी के लिहाज से, हर लिहाज से ही कितना फायदेमंद हो गया कि अगर सीनियर लोगों को उसने 5 साल के लिए बाउंड कर लिया तो अब वो अपने फायदे के लिए कंपनी का फायदा करने चलेंगे। और यही बेसिकली एक मैनेजमेंट का तरीका होता है कि जैसे मैंने आपको कल बार बार क्या कह रहा था, इंसेंटिव शुड बी विन विन। दोनों का फायदा होगा तो ही मकसद हासिल होता है, किसी एक के फायदे के पीछे मकसद हासिल नहीं होता। तो यहां पे भी विन विन बन गई ना कि मुझे शेयर्स ऑफर कर दिए गए हैं, अब शेयर्स की कीमत बढ़ने में, कंपनी का मुनाफा बढ़ने में मेरा जाती फायदा भी है और कंपनी का तो है ही है। तो अब मैं जो भी कोशिश कर रहा हूं उससे मेरा जाती फायदा भी है, कंपनी का फायदा भी है। तो हर वो मकसद पूरा हो जाता है जिसमें टीम वर्क है और टीम का गोल कॉमन हो जाए। टीम एक ही मकसद के लिए जब जोर लगाती है तो मकसद पूरा भी होता है। और मकासद अगर अलग-अलग हों, मेरे मकसद अलग हैं, कंपनी के मकसद अलग हैं, तो फिर ओवरऑल किसी एक का भी मकसद शायद कभी पूरा नहीं हो पाता, या किसी एक को होगा दूसरा का नहीं होगा, जो कि इदारों के लिए बेहतर नहीं होता। तो शेयर इंसेंटिव स्कीम जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल यहाँ पे? जी बेटा, सेम बेटा, लिस्टेड कंपनी कोटेड कंपनी एक ही बात है जी। कोई और सवाल? लिस्टेड कंपनी कोटेड कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज में जिसके शेयर्स ट्रेड होते हैं उसको हम लिस्टेड कंपनी भी कहते हैं, कोटेड कंपनी भी कह सकते हैं। अच्छा जी, कुछ अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। डिस्कशन तो इस चैप्टर में इतनी थी जितनी कल और आज हमने कर ली। अब हम कुछ इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है जी हमारे पास। ज़रा अब इसमें मुख्तलिफ इंसेंटिव प्लान्स के तहत रेम्यूनरेशन की कैलकुलेशन हम डिस्कस करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर एन एम्प्लॉई तैयब in the assembly department of Mozum Limited is 20 units per hour in 8 hours day. The hourly wage rate is 75. ये स्टैंडर्ड बता दिया जी। क्या वर्कर को जब हायर किया गया उसको बताया गया है कि भाई आपकी सैलरी 75 रुपीज़ पर आवर है, आप दिन में 8 घंटे काम करेंगे और आपको 20 यूनिट्स पर आवर बनाने हैं। ये वर्कर को हायरिंग के वक्त बता दिया गया, 20 यूनिट्स पर आवर, ये आपका स्टैंडर्ड, हमने आपका टारगेट सेट कर दिया। रिक्वायर्ड तैयब्स अर्निंग अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, 1, 2, 3 कंडीशन हमें दी गई हैं और तीनों कंडीशंस में हमसे कहा गया तैयब की अर्निंग बताएं क्या बनेगी। इफ एन इंसेंटिव प्लान इज यूज्ड with the worker receiving 80% of the time saved each day। अब ये 80% of the time saved, ये time saved क्या है, पहले हम इस पे थोड़ी सी बात करेंगे, फिर हम 80% of the time saved की बात करेंगे। उनका जी अगर कंपनी के इंसेंटिव प्लान है कि वर्कर जितना टाइम बचाएगा उसका 80% के बराबर तनख्वाह उसको दी जाएगी, अगर ये कंपनी की पॉलिसी है तो हमें कैलकुलेट करनी है तैयब की अर्निंग। और रिकॉर्ड क्या है, मंडे,
ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन का रिकॉर्ड है। तीनों दिन उसने 8 घंटे काम किया। मंडे को उसने 8 घंटे में 160 यूनिट बनाए, ट्यूसडे को उसने 8 घंटे में 170 यूनिट बनाए और वेडनेसडे को उसने 8 घंटे में 75 यूनिट्स बनाए। ये जी डाटा है और हमसे कहा गया है हमें तैयब की अर्निंग बतानी है क्या है। तो हम तीनों दिनों की अर्निंग अलहदा अलहदा कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी। लेकिन उससे पहले टाइम सेव्ड की जो टर्म है उसको समझ लें। कल अगर आपको याद हो हमने प्रोडक्टिविटी का एक फार्मूला इस्तेमाल किया था। प्रोडक्टिविटी के फार्मूला था हमारा एक दूसरा वाला स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड विद एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड विद 100। ये प्रोडक्टिविटी का फार्मूला आपने सीखा था। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स, और इन्हीं दो वैल्यूज को अगर हम यूज करें, टाइम सेव्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड, ठीक है चले मैं इसका जिंदगी आसान करता हूं। इफ दिस इज वैल्यू नंबर 1, दिस इज वैल्यू नंबर 2, तो टाइम सेव्ड इज 1 माइनस 2। जैसे कल हम एक एग्जाम्पल डिफरेंट बनाई थी, मैं चलें एक दोबारा नया डाटा छोटा सा बना लेते हैं, बल्कि यहीं पे तैयब से ही बनाते हैं, मंडे का डाटा उठाते हैं जी। तैयब ने मंडे पे कितना टाइम लगा काम किया, एक्चुअल आवर्स कितना काम किया, 8 आवर्स काम किया उसने। और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन उसने 160 यूनिट बनाए। स्टैंडर्ड के हिसाब से 160 यूनिट बने कितना घंटा लगता है, 20 रुपए पर आवर है ना, 20 यूनिट पर आवर है ना, 8 ही लगते हैं। इसका मतलब टाइम सेव्ड 0, इसका मतलब कोई बोनस नहीं। मंडे के दिन उसकी सैलरी हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तीनों दिन की यहां पे सैलरी अगर बनाएं तो हम देखते हैं एक्चुअल आवर्स वर्कड क्या है, मंडे को भी 8, ट्यूसडे को भी 8, वेडनेसडे को भी 8, और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन उसने की है उसके स्टैंडर्ड आवर्स क्या बनते हैं। तो उस पर जैसे मैंने मंडे के लिए डिस्कस किया, मंडे की प्रोडक्शन 160/20 के हिसाब से स्टैंडर्ड आवर्स 8 बनते हैं। तो टाइम सेव्ड यहां पे आप ले सकते हैं, मंडे का टाइम सेव्ड 0 है। ट्यूसडे को कितनी प्रोडक्शन की है उसने, 170 डिवाइड विद 20, ये 8.5 घंटों के बराबर काम किया उसने। मतलब 8 घंटे में उसने जो काम किया है वो 8.5 घंटे के बराबर है। इसका मतलब इसने कंपनी का 0.5 आवर सेव कर लिया। वेडनेसडे जब को कितने यूनिट बनाए, 175 डिवाइड बाई 20, कितने घंटे का काम, 8.75। इसका मतलब वेडनेसडे को इसने कंपनी के 0.75 आवर्स सेव किए। तो टाइम सेव्ड से क्या मुराद है, टाइम सेव्ड आपका स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन और एक्चुअल आवर्स का डिफरेंस होता है कि जो यूनिट्स आपने बनाए हैं उन पे स्टैंडर्ड के हिसाब से टाइम कितना लगना चाहिए था और एक्चुअली आपने टाइम कितना लगाया। इस केस में टाइम सेव्ड 0 है, इस केस में टाइम सेव्ड 0.5 है, इस केस में टाइम सेव्ड 0.75 है। हमसे मांगा क्या गया है, तैयब की अर्निंग बताइए अगर 80% ऑफ द टाइम सेव्ड एज इंसेंटिव पे किया जाता है। इंसेंटिव अर्निंग तो बनेगी उसकी बेसिक वेजेस प्लस इंसेंटिव, यही अर्निंग बनेगी ना उसकी। तो हम पहले उसकी अर्निंग बनाने के लिए 2 हिस्से उसके कैलकुलेट कर लेंगे। अर्निंग होगी बेसिक वेज
में ऐड करेंगे इंसेंटिव, तो यहां से मिलेगी उसकी हमें अर्निंग। टोटल अर्निंग क्या है, हम ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 का पार्ट 1 कर रहे हैं। अच्छा जी, बेसिक वेज आवर्स वर्कड पे होगी। अगर आवर वर्कड ये हैं तो बेसिक वेज आवर्स, एक्चुअल आवर्स इनटू रेट कितना है 75, एक्चुअल आवर्स इनटू रेट A इंटू 75, ये हैं जी हमारे बेसिक वेज। तो बेसिक वेज तो कॉमन है, 8 इंटू 75 600, 600, 600, क्योंकि तीनों दिन उसने 8 घंटे काम किया ना, तो फिर बेसिक वेज तो तीनों दिन 600 रुपये ही रही। अब बोनस टाइम सेव्ड, अगर ये बी है तो टाइम सेव्ड की सैलरी कितनी बनती है B इंटू 75, लेकिन बोनस कितना देना है 80%। टाइम सेव्ड का 80% बोनस देना है आपने। तो मंडे को टाइम को सेव किया, नो, 0 बोनस। टाइम सेव्ड इंटू 75 इंटू 80 30, टाइम सेव्ड इंटू 75 इंटू 80% 45। लीजिए जी, अर्निंग बनी 600, 630 और 645। काम तीनों दिन वर्कर ने 8 घंटे किया, ऐसा ही है, तीनों दिन वर्कर ने 8 घंटे ही काम किया है, लेकिन एफिशिएंसी अगर उसकी हमारे म्यार से ज्यादा हुई और उसने कंपनी का टाइम बचाया तो उन्हीं 8 घंटों में वर्कर तैयब कुछ ज्यादा कमा पाया। मंडे को उसने टारगेट के बराबर काम किया, 600 रुपये कमाए 8 घंटों में। ट्यूसडे को उसने टारगेट से थोड़ा ज्यादा काम किया, 630 रुपये कमाए उसने सेम डे में। वेडनेसडे को उसने मजीद परफॉर्मेंस अपनी बेहतर की, 645 रुपये सेम टाइम में वो कमा पाया। तो टाइम सेव्ड से क्या मुराद है, और टाइम सेव्ड की बेसिस पे इंसेंटिव, ये एक छठा इंसेंटिव प्लान आ गया आपके पास। 5 तो अभी हम पढ़ के आए थे ना, ये छठा इंसेंटिव प्लान है, इंसेंटिव बेस्ड ऑन टाइम सेव्ड, रेम्यूनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सेव्ड। और टाइम सेव्ड कैसे है, स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगने चाहिए थे, एक्चुअल आवर कितने लगाए, कंपनी का आपने कितना टाइम बचाया अपनी एफिशिएंसी से, जो टाइम बचाया है उसका रेम्यूनरेशन कितना बनता है, और जो कंपनी की पॉलिसी है। किसी कंपनी की पॉलिसी हो सकती है 50% ऑफ द टाइम सेव्ड, किसी की हो सकती है 80% ऑफ द टाइम सेव्ड, किसी की हो सकती है 100% ऑफ द टाइम सेव्ड। ये तो कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंडेंट है। आपको टाइम सेव्ड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, टाइम सेव्ड क्या होता है। पॉलिसी आगे जो हमें क्वेश्चन में बताई जाएगी उसके तहत हम कैलकुलेशन कर लेंगे। जी एनी क्वेश्चन? स्टैंडर्ड आवर्स ये 1 है, ये 2 है। क्या करें बेटा, 1 माइनस यू करें तो इसको मैंने क्या किया, 1 माइनस 2 ही किया, इसको इसमें से इसको माइनस किया, अदरवाइज तो -5 आ जाता ना भाई। क्या हो गया, तो इधर मैंने लिखा ही नहीं है 2, ले इधर भी लिख देता हूँ मैं, ये 1 है ये 2 है, बस इतना से टेंशन है। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस आवर्स, कहाँ गलत है? और पुत्र 1 माइनस 2 लाओ नेगेटिव में, 1 माइनस 2 लाओ नेगेटिव में, आ रहा है नेगेटिव में। 1 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 2 नेगेटिव आ रहा है। सॉरी यार, ये एक्चुअल आवर है, इसको 2 कह रहा हूँ, ये एक्चुअल आवर है, इसको 2 कह रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही, आपको समझ नहीं आ रही। अरेंजमेंट तो मुझे भी नजर आ रही है बेटा, जो वो कह रहा है मैं उसका समझना चाह रहा हूँ। क्या समझ नहीं आ रही, एक्चुअल आवर यहाँ पे भी 2 है,
एक्चुअल आवर यहां पे भी 2 है। ऊपर नीचे लिखने से फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए आपको कहा जाता है दिमाग को हाजिर रखना है, अलर्ट रखना है। आप लोग मक्खी पे मक्खी मारने चल पड़ते हो, तो मक्खी पे मक्खी नहीं मारनी होती, दिमाग को हाजिर रखना है हर वक्त। या नीचे ऊपर नीचे करने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपकी समझ में फर्क इससे नहीं पड़ना चाहिए। कॉन्सेप्ट नहीं हिल जाना चाहिए फिगर दाएं बाएं हो जाने से। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, हमने इसका पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 में कहते हैं जी, इफ 100% बोनस प्लान इज यूज्ड एंड 880 यूनिट्स आर प्रोड्यूस इन अ 40-hour वीक। अब उसने पूरे वीक की कहानी डाल दी है। पहले 3 दिन की बात की थी हमसे, अब वो कहता है जी अब आपकी पॉलिसी है 100% ऑफ द टाइम सेव बोनस देना, और एक हफ्ते में 40 दिन काम किया उसने और 880 यूनिट्स बनाए हैं। 100% ऑफ द टाइम सेव्ड। तो हम यहां पे भी टाइम सेव्ड पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इसी अंदाज में। इसी अंदाज में हम टाइम सेव्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। और पूरे वीक की अर्निंग आप बनाएंगे इस केस में हम। पहले हम लेते हैं स्टैंडर्ड आवर्स, हिसाब आपका भी ठीक हो जाता कि स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, और फिर इसमें से लेस करते हैं हम एक्चुअल आवर्स को। मैं भी आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा इस तरह लिखने जा रहा हूं, अदरवाइज इसको करने का एक और भी कोई तरीका है, और यहां से हम टाइम सेव बना सकते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, कितनी एक्चुअल प्रोडक्शन? 880 यूनिट्स, और 20 यूनिट्स पर आवर के हिसाब से 44। एक्चुअल आवर्स 40, टाइम सेव्ड 4। वेजेस निकालनी है, बेसिक वेज 40 आवर्स पे 75 के हिसाब से, और इंसेंटिव 4 आवर्स पे किस हिसाब से? वो भी 75 के हिसाब से, क्योंकि 100% पे करना है ना। पहले तो कटौती थी, 80% पे करना था, अब वो कहता है 100% पे करना है। तो जनाब ये कितना बना? 75 × 4 3000, और ये कितना बना? 300। लीजिए जी 300। ये रेम्युनरेशन बन गया, बेसिक अलहदा, इंसेंटिव अलहदा। वैसे अगर हमने सिर्फ वेजेस, हमें टोटल रेम्युनरेशन ही निकालना हो, अलहदा ना करना हो, 100% वेजेस हैं, तो आप सिंपली इसको 75 से मल्टीप्लाई करके सीधा इधर भी आ सकते थे। 100% है ना, तो 40 आवर्स पे भी 75 का रेट लगना है, 4 पे भी 75 का लगना है, तो 75 पे पूरा ही 44 पे पूरा ही 75 भी लगा सकते थे हम। अलहदा देखना है तो ये वेजेस हैं, ये इंसेंटिव है। टोटल देखना है तो 100% बोनस के केस में आप सीधा स्टैंडर्ड आवर्स को रेट से मल्टीप्लाई करो, आपकी टोटल वेजेस निकल आती हैं, टोटल रेम्युनरेशन निकल आता है। जब आपका इंसेंटिव 80% है तो फिर बेसिक अलहदा, इंसेंटिव अलहदा करना मजबूरी है, क्योंकि इंसेंटिव का रेट अलहदा है, बेसिक आवर का रेट अलहदा है। जब 100% ऑफ द टाइम सेव्ड सैलरी जानी है, जो 75 रुपीज़ बेसिक वेज का रेट है, वही 75 रुपीज़ इंसेंटिव का रेट है, तो आप टोटल स्टैंडर्ड टाइम पे ही डायरेक्ट रेट लगा सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन?
ये एक और इंसेंटिव प्लान, जैसे मैंने कहा, मैं क्वेश्चन में कोई भी नया इंसेंटिव प्लान दिया जा सकता है। हमें बेसिक्स अगर पता है तो किसी भी इंसेंटिव प्लान के तहत हम रेम्यूनरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। पार्ट 3, इफ एन इंसेंटिव प्लान इज यूज्ड providing an hourly rate increase of 5% for all hours worked each day that quota production is achieved and record indicate। जिस दिन कोटा प्रोडक्शन अचीव होती है उस दिन आप 5% एक्स्ट्रा सैलरी पे करते हो। एंड व्हाट इज योर कोटा प्रोडक्शन पर डे? 8 घंटे एक दिन के लिए 20 यूनिट्स पर आवर के हिसाब से व्हाट इज योर कोटा? 160। उसने कहा जी जिस दिन कोटा प्रोडक्शन अचीव होती है उस दिन आप 5% एक्स्ट्रा पे करते हैं। तो भाई हमारी कोटा प्रोडक्शन यहां पे भी अचीव हुई है, यहां पे भी अचीव हुई है, यहां पे भी अचीव हुई है। तीनों दिन हमारी कोटा प्रोडक्शन अचीव हुई है। इसका मतलब तीनों दिन हमने बेसिक रेट से 5% ज्यादा पे करना है। ये तो बड़ी ही आसान और क्विक कैलकुलेशन है। 3 दिन की सैलरी 8 घंटे इंटू 3, ये टोटल आवर्स हो गए, और रेट तीनों दिन का ही 75 इंटू 1.05 है। लीजिए जी, इतनी सी बात है। तो हमें टोटल अर्निंग निकालनी है ना तैयब की, तो तीनों दिन ही 24 घंटे की तनख्वाह मिलनी है और 5% हाई रेट पे मिलनी है नॉर्मल रेट से। कितनी बनी इसकी तनख्वाह 3 दिन की जी? 1890। ये है जी अर्निंग ऑफ तैयब 3 दिन की। अगर किसी दिन टारगेट पूरा ना हुआ था उसको हम अलहदा कर लेते। जिस दिन टारगेट पूरा ना होता उस दिन 75 का रेट लग जाता, लेकिन यहां पे तीनों दिन टारगेट पूरा है तो हमने तीनों दिन के 24 घंटों पे 5% हाई रेट लगा दिया। जी बेटा, बेटा 3 दिन में 24 घंटे है ना, 24 घंटे की तनख्वाह देनी है आपने उसको। 75 रुपये बेसिक रेट है, तीनों दिन में 5% का बोनस देना है। तो आप हर दिन का अलग-अलग कैलकुलेट करो या तीनों दिन का इकट्ठा कर लो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तीनों दिन का अलग-अलग भी कैलकुलेट करना चाहे कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं। यहाँ पे इकट्ठा करना इसलिए मुझे मुनासिब लगा क्योंकि तीनों दिन ही बोनस देना था ना, या तो किस दिन बोनस देना होता किस दिन ना देना होता, तो फिर अलग-अलग करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे हम तीनों दिन इकट्ठे कर सकते हैं क्योंकि तीनों दिन का रेट एक ही बन रहा है। तीनों दिन हमने बोनस देना है 5% का। अर्निंग, अच्छा इस अर्निंग में से बेसिक कितना और इंसेंटिव कितना निकाल के दिखाओ मुझे। 1800 बेसिक कैसे? 24 घंटे इंटू 75 बेसिक है और 24 घंटे इंटू 75 का 5% इंसेंटिव है। ये बेसिकली आपका इस तरह है। अगर आपके 2 दिन आपका इंसेंटिव होता तो ये 16 कर देते, एक दिन इंसेंटिव होता 8 कर देते, लेकिन चूंकि सब दिन इंसेंटिव है तो मैंने इकट्ठा ही कर दिया। तो ये तो मैथमेटिक्स है, बेसिक्स। आपको बेसिक मैथमेटिक्स पे आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी ग्रिप रहनी चाहिए कैफ 3 में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। ये बेटा कोटा प्रोडक्शन या स्टैंडर्ड प्रोडक्शन एक ही बात है। 20 यूनिट्स पर आवर आपकी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन या कोटा प्रोडक्शन है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, इलस्ट्रेशन नंबर 4। इसकी भी 2 रिक्वायरमेंट हैं। हम पहले रिक्वायरमेंट नंबर 1 के पढ़ के उसके हिसाब से सवाल पढ़ेंगे।
फिर रिक्वायरमेंट 2 को हम बाद में देख लेंगे। द वीक्स अर्निंग ऑफ द ग्रुप की अर्निंग निकालनी है जी हमें, एक्सक्लूडिंग लीडर के अलावा जो ग्रुप है उसकी अर्निंग निकालनी है। ग्रुप की अर्निंग, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एंड कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट बेस्ड अपॉन द अबव डाटा। ग्रुप की अर्निंग लीडर के अलावा लेबर कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट। कन्वर्जन कॉस्ट तो सिंपली लेबर प्लस ओवरहेड की कॉस्ट को सम करेंगे इसको, बल्कि अगर ये हमारी 1 आई है, ये मेरी टू वैल्यू नंबर 2 है, तो 1 + 2 हमारी कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है जी। तो जनाब हमें ग्रुप की अर्निंग लीडर के अलावा डिटरमिन करनी है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। एम्प्लॉइज ऑफ अब्दुल्ला एंटरप्राइजेस वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 5 प्लस अ ग्रुप लीडर। 5 वर्कर और 1 ग्रुप लीडर। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर अ ग्रुप इज 400 यूनिट्स फॉर अ 40 आवर्स वीक। ये 5 लोग एक वीक काम करते हैं 40 घंटे में। नॉर्मली एक वीक में 40 घंटे काम होता है, तो 5 लोग 40 आवर्स काम करेंगे एक वीक में, तो 400 यूनिट बनाते हैं। ये इनका स्टैंडर्ड है, ये इनका कोटा है। वर्कर्स आर पेड 60 रुपीज एन आवर अंटिल प्रोडक्शन रीचेज 400 यूनिट्स। 400 तक आपकी प्रोडक्शन रहे तो आपको 100 रुपया पर आवर पे किया जाता है। देन अ बोनस ऑफ 60 रुपीज पर आवर पे किया जाता है। देन अ बोनस ऑफ 120 पर यूनिट इज पेड। 400 तक तो 60 रुपये पर आवर है, उसके बाद 120 पर यूनिट बोनस है, जिसमें से 100 बीइंग डिवाइडेड इक्वली अमंग द 5 वर्कर एंड द रिमेनिंग पासिंग ऑन टू लीडर। मतलब 120 बोनस जाता है, जिसमें से 100 5 वर्कर में डिवाइड हो जाता है और 20 रुपये लीडर को चला जाता है। हम तो 5 वर्कर की सैलरी बनाने लगे हैं, हमें लीडर की सैलरी नहीं बनानी। ठीक है। सो हु इज पेड अ वीकली सैलरी ऑफ 3000 एज वेल। लीडर को 3000 वीकलीज के अलावा भी पे किए जाते हैं, बोनस के अलावा। फैक्ट्री ओवरहेड इज ₹60 पर लेबर आवर। फैक्ट्री ओवरहेड का रेट भी 60 पर आवर है। जैसे लेबर का बेसिक रेट 60 है, फैक्ट्री ओवरहेड का रेट भी 60 पर आवर है। एंड इंक्लूड्स ग्रुप लीडर्स अर्निंग। तो ठीक है, ग्रुप लीडर तो आपकी इनडायरेक्ट सैलरी होती है उसकी, तो वो भी ओवरहेड में यकीनन शामिल होनी चाहिए। बहरहाल हमें कहा गया है कि भाई प्रोडक्शन रिकॉर्ड ऑफ द ग्रुप फॉर 1 वीक शोज। एक वीक में 1 2 3 4 5 दिन उन्होंने काम किया और 5 दिनों में उन्होंने 400 की बजाय 452 यूनिट्स बना दिए। हमसे कहा गया है कि आप ग्रुप की अर्निंग बताइए लीडर के अलावा। ग्रुप का कोटा क्या था? 400 यूनिट्स। ग्रुप का कोटा था 400 यूनिट्स, उन्होंने 400 से ज्यादा बना दिया। इसका मतलब उनको बेसिक वेज भी मिलनी है और बोनस भी मिलना है। तो हमें ग्रुप की अर्निंग बनानी है। ग्रुप में कितने लोग हैं? ग्रुप में 5 लोग हैं और सैलरी है 60 रुपए पर आवर। पहला काम है ग्रुप की अर्निंग बनाना। ग्रुप की अर्निंग के जैसे हम देख रहे हैं 2 हिस्से बनने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 का पार्ट 1। ग्रुप की अर्निंग के 2 हिस्से बनेंगे। एक होगी बेसिक वेज और एक होगा बोनस। हमें नजर आ रहा है बोनस मिलने वाला है इनको। बेसिक वेज ग्रुप की 5 वर्कर्स 40 दिन 60 रुपए पर आवर, यही है जी। 5 वर्कर 40 आवर्स अ वीक और 60 रुपीज पर आवर। इसको चले मैं साथ एलैबोरेट कर देता हूं। 5 वर्कर हैं ग्रुप में, 40 आवर्स पर वीक काम करते हैं और रेट है 60 पर आवर। तो यहां से आप इनकी बेसिक वेज बना लीजिए।
कितनी वेज बनी बेसिक? 12,000 ये बेसिक वेज है। 5 वर्कर्स हैं, हर वर्कर 40 आवर्स अ वीक काम करता है और सैलरी इनकी है 60 रुपीज पर आवर। तो 5 वर्कर की एक हफ्ते की सैलरी बनेगी 12,000। बोनस, वर्कर को बोनस मिलता है एक वीक में अगर 400 से ऊपर यूनिट्स बनाए तो। 400 से ऊपर यूनिट बनाए, यस, 452 माइनस 400, 52 यूनिट्स पे इनको बोनस मिलना है। कितना बोनस मिलना है वर्कर्स को? 100, बिल्कुल ठीक है जी। वर्कर को बोनस मिलना है 100 रुपीज के हिसाब से पर यूनिट। तो ये इनमें तकसीम होने हैं, लीजिए जी मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 to 100। लीजिए जी, ये आ गई आपकी ग्रुप्स अर्निंग, ग्रुप की अर्निंग 17,200। तो जैसे उसने बात लिखी हुई है हमने उसके मुताबिक कैलकुलेशन परफॉर्म कर ली है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी एरिया होती है, उसके बाद सवाल को ध्यान से पढ़ना है। सब कुछ सवाल के अंदर लिखा होगा, जो नई चीज आएगी, जो नया सिस्टम आएगा, नया वेज सिस्टम, नया बोनस, उसकी सारी कहानी सवाल में लिखी होती है। तो हमने सवाल को ध्यान से पढ़ा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें है कि भाई टाइम रेट भी होता है, बोनस भी होता है, उसके मुताबिक हमने सवाल को पढ़ा, कैलकुलेशन कर दी। तो ये 5 लोगों का जो ग्रुप है उनकी एक वीक की अर्निंग 17,200 बनती है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? जी बेटा, बेटा 120 पर यूनिट है, लेकिन उसमें से वर्कर्स को कितना मिल रहा है? हमसे कहा गया लीडर के अलावा रेम्युनरेशन बताओ। हम 5 वर्कर का रेम्युनरेशन बता रहे हैं, वर्कर को तो 100 मिल रहा है ना, 5 वर्कर को 20 रुपए तो लीडर को जा रहा है। तो लीडर की सैलरी हम नहीं यहां निकाल रहे, हम यहां पे वर्कर्स की सैलरी निकाल रहे हैं। जो 5 वर्कर्स हैं उनकी सैलरी बना रहे हैं। तो 5 वर्कर को 100 रुपया बोनस मिलता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है और बार बार पढ़ना होता है, तभी हम सवाल को अच्छी तरह पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, और सवाल अच्छी तरह समझेंगे तो ही जवाब दे पाएंगे। अच्छा जी, ये तो हो गया पहला पार्ट, वीक्स अर्निंग। इसके बाद क्या चाहिए? लेबर कॉस्ट पर यूनिट। तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट के लिए क्या करें? लेबर कॉस्ट पर यूनिट के लिए आप टोटल लेबर कॉस्ट 17,200 को डिवाइड कर दो यूनिट्स प्रोड्यूस से, ऐसे ही है जी। तो जनाब लेबर कॉस्ट पर यूनिट जी 38.05। फिर हमसे कहा गया ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट के लिए हमें ओवरहेड एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे, किस बेसिस पे? 60 पर लेबर आवर्स। तो जनाब हमने काम किया है कितने लेबर आवर्स टोटल? 200 इंटू ₹60 पर लेबर आवर डिवाइडेड विथ 452। ये ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ गई। ट्वेंटी 6.50 और फिर हमसे 55। फिर हमसे कहा गया है कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट। इन दोनों को सम कर लेंगे 64.60। लीजिए जी, वी आर डन विद पार्ट 1। हमें ओवरहेड के बारे में बताया गया ये जनाब कि ओवरहेड आप 60 रुपीज़ पर डायरेक्ट लेबर आवर चार्ज करते हैं। तो आपने टोटल वीक में 200 लेबर आवर काम किया है, 60 रुपीज़ के हिसाब से आपने पूरे वीक में इतने ओवरहेड अब्जॉर्ब किए हैं और यूनिट प्रोड्यूस 452 है। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आपकी 26.55 है। लेबर कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एंड कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट। जी, एनी क्वेश्चन? पार्ट 1 हमने इसका सॉल्व किया।
इलस्ट्रेशन 4 पार्ट 1। जी बेटा, बेटा आप पहली बात हमसे उसने यहां पे क्लियरली कहा हुआ है एक्सक्लूडिंग लीडर। सवाल में उसने रिक्वायरमेंट में क्लियरली कहा हुआ है लीडर की कॉस्ट के अलावा बात करो। फिर थोड़ा आगे चल के उससे हमें बताया हुआ है कि लीडर की जो कॉस्ट है वो ओवरहेड में शामिल है। ये अगर वो ना भी कहे तो आपको पता होना चाहिए लीडर मतलब सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर की कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड का हिस्सा बनती है। लेबर कॉस्ट जब हम यहां बात कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट लेबर की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन वर्कर की बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन वर्कर की सैलरी लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आती है, और जो हेल्पर्स हैं, जो सुपरवाइजर हैं, जो नॉन प्रोडक्शन एम्प्लॉइज हैं, जो खुद प्रोडक्ट नहीं बना रहे, उनकी सैलरी इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड्स में जाती है। और वो ओवरहेड्स में जाके यहां पे आ गई, ये ओवरहेड आ रहे हैं ना, प्रोडक्ट कॉस्ट के चार्ज हो रहे हैं, लेबर की सैलरी ये आ रही है और लीडर की सैलरी इसमें शामिल है। प्रोडक्ट कॉस्ट में जा रही है लेकिन ओवरहेड का हिस्सा बन के जा रही है। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, पार्ट 2, अ शेड्यूल शोइंग डेली अर्निंग। अभी तो एक वीक की अर्निंग बना के जान छुड़ा ली हमने। वो कहती है शेड्यूल शोइंग डेली अर्निंग ऑफ द ग्रुप एक्सक्लूडिंग लीडर, यूनिट लेबर कॉस्ट, यूनिट ओवरहेड कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट, अज्यूमिंग दैट कंपनी यूजेस ग्रुप बोनस प्लान 100% ऑफ टाइम सेव। अब पॉलिसी बदल गई। पहले था बोनस प्लान एक्सेस प्रोडक्शन के ऊपर रुपीस पर यूनिट बोनस था। अब कहते हैं जी यूनिट रुपीस पर यूनिट बोनस नहीं मिलना, अब टाइम सेव्ड के हिसाब से बोनस निकालो जरा। यही डाटा है, बोनस की पॉलिसी बदल गई है, टाइम सेव्ड के हिसाब से बोनस निकालो। तो जनाब हमारे पास कितने दिनों का डाटा है? 5 दिनों का डाटा है। तो यहां पे हमें काम क्या करना पड़ेगा? वर्किंग अभी हमने बनाई थी टाइम सेव वाली ना, हमें स्टैंडर्ड आवर्स हर दिन के लेने पड़ेंगे, फिर हमें एक्चुअल आवर्स हर दिन के पता है, वहां से टाइम सेव्ड आएगा, फिर हम अर्निंग कैलकुलेट करेंगे 100%। वैसे बाय द वे 100% ऑफ द टाइम सेव्ड जब है तो टाइम सेव्ड ज़्यादा निकालने की जरूरत क्या है? हमें स्टैंडर्ड आवर्स पे रेट लगा दो, स्टैंडर्ड आवर्स पे ही रेट लगा दो। यही सीखा था ना हमने कि जब आपका 100% ऑफ द टाइम सेव पे आपने बोनस देना है तो टाइम सेव्ड अलहदा और रेगुलर टाइम अलहदा करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप स्टैंडर्ड टाइम निकालो, उस पर रेट लगा दो, जो आपका आवरली है वो आपकी वेजेस बन जाएंगी। तो स्टैंडर्ड टाइम निकालने के लिए हम यूनिट्स प्रोड्यूस्ड लेंगे और 5 दिन का रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा हमें। एक्चुअल टाइम तो हर रोज 40 ही है। स्टैंडर्ड टाइम के लिए हमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे अच्छा जी, स्टैंडर्ड टाइम लेने के लिए हमें पहले लेनी पड़ेगी एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन हर दिन की क्या है?
एक्चुअल प्रोडक्शन हर दिन की जनाब ये आ रही है हमारे पास 72, 81, 95, 102, 02। ये एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स में आ गई। अब हमने स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन बनाने हैं। हमें जो स्टैंडर्ड बताया गया है, क्या जी स्टैंडर्ड? 40 आवर वीक में 400, इसका मतलब डेली के 80 यूनिट हमारा स्टैंडर्ड है। तो इसका मतलब हम किससे मल्टीपल डिवाइड किससे करेंगे? डेली का 80 है, डेली के 40 घंटे हैं, 2 से डिवाइड करेंगे। शायद हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें स्टैंडर्ड आवर्स मिलेंगे, क्योंकि बेटा हमें क्या चाहिए? यूनिट्स पर आवर। हमें यूनिट्स पर आवर चाहिए। टोटल यूनिट्स को हम यूनिट्स पर आवर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन आएंगे। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन आएंगे कैसे? जब हम एक्चुअल प्रोडक्शन को डिवाइड करेंगे यूनिट्स पर आवर से, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर से, कोटा प्रोडक्शन पर आवर। तो कोटा प्रोडक्शन पर आवर आप यहां से अगर देखना चाहो तो हर रोज 40 घंटे काम होता है। बेसिकली एक वर्कर 8 घंटे काम करता है, तो 5 वर्कर मिलके 40 घंटे काम करते हैं। 5 वर्कर हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं, 200 घंटे। और हफ्ते में वर्कर 200 घंटे काम करके कितने यूनिट बना रहे हैं? वर्कर हफ्ते में 200 घंटे काम करके 400 यूनिट बना रहे हैं, तो यूनिट्स पर आवर कितने हुए? 2 यूनिट्स पर आवर आपके सिंपली 400/200 हैं। ये आपके बनते हैं जनाब 2 आवर्स पर यूनिट हैं। तो जनाब यहां से स्टैंडर्ड आवर्स बनाइए। 36, 40.5, 47.5, 51, 51 स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अच्छा, यहां पे अब एक इशू आ गया कि यहां पे तो टाइम सेव्ड है, टाइम सेव्ड है, टाइम सेव्ड है, टाइम सेव्ड है। तो जहां पे टाइम सेव्ड है ना, इसको 40.5 आवर की सैलरी मिल जाएगी, यहां पे 47.5 आवर की सैलरी मिल जाएगी। क्या यहां 36 की मिलेगी? 40 की मिलेगी। टाइम सेव्ड नहीं है, बट काम तो 40 घंटे किया ना, तो जो काम किया है उसकी बेसिक सैलरी तो मिलनी है। टाइम सेव्ड है तो एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो हम यहां पे अगर मैं चले आपकी आसानी के लिए लिख देता हूं एक्चुअल आवर्स भी लिख देता हूं। एक्चुअल आवर्स वर्कड 40, 40, 40, 40 एंड 40। और इधर टाइम सेव्ड है, यहां पे एक्चुअल आवर्स वर्कड प्लस टाइम सेव्ड सैलरी मिलेगी। इधर भी मिलेगी, इधर भी मिलेगी, इधर भी मिलेगी, लेकिन यहां पे 40 आवर्स की सैलरी मिलेगी, क्योंकि यहां पे टाइम सेव्ड नहीं है। नो बोनस बट एक्चुअल आवर जो काम किया उसकी तनख्वाह तो मिलनी है। ठीक है, तो ये अगर मेरा ए वैल्यूज हैं, ये मेरी बी वैल्यूज हैं, तो मेरी जो वीक डेली रेमुनरेशन बनेगा, जो मेरा रेमुनरेशन बनेगा, दैट विल बी हायर ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाइड विद रेट क्या? 60 पर आवर है ना? Yes, sir. तो जनाब हायर ऑफ ए और बी 40 into 60, 40.5 into 60, 2430, 47.5 into 60, 2850, 51 into 60, 30, 60, 30, 60। लीजिए जी, ये डेली की वेजेस बन के आ गई हमारे पास।
डेली की लेबर कॉस्ट हमारे पास आ गई है। डेली की लेबर कॉस्ट, जहां पे टाइम सेव्ड है, जैसे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वहां पे हमने टाइम सेव्ड का 100% बोनस देना है। इसका मतलब एक्चुअल आवर वर्कड 40 घंटे, उसकी तनख्वाह भी देनी है, और टाइम सेव्ड आधा घंटा ट्यूसडे का, उसकी तनख्वाह भी देनी है, और पूरी देनी है। इसका मतलब 40.5 की तनख्वाह देनी है। तो हमने 40.5 पे ही सैलरी बुक कर ली। वेडनेसडे में हमने जो एक्चुअल आवर वर्क 40 घंटे, उसकी तनख्वाह भी देनी है, और टाइम सेव्ड जो है 7.5, उसकी तनख्वाह भी देनी है, और पूरी देनी है टाइम सेव्ड की। तो हमने फिर 47.5 की ही पूरी तनख्वाह कैलकुलेट कर ली, एंड सो ऑन। लेकिन मंडे पे टाइम सेव्ड है ही नहीं, तो बोनस तो है ही नहीं, तो फिर हमें बेसिक जो काम हुआ है उसकी तनख्वाह तो देनी है। तो ये 40, 40.5, 47.5, 51 और 51, ये रेम्यूनरेशन आ गया, वेजेस आ गई। डेली की क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है शेड्यूल शोइंग डेली अर्निंग ऑफ द ग्रुप। अर्निंग ऑफ द ग्रुप आ गई। यूनिट लेबर कॉस्ट, यूनिट लेबर कॉस्ट निकालनी है, तो जनाब वेजेस आपके पास हैं। लेट्स अज्यूम ये वेजेस आपकी अगर सी है और ये आपका यूनिट्स एक्स है, तो यूनिट लेबर कॉस्ट कैसे आएगी? सी डिवाइड विद एक्स, सी डिवाइडेड विद एक्स कर दें तो ये आपकी यूनिट लेबर कॉस्ट आ गई जी। यूनिट लेबर कॉस्ट मंडे को कितनी है? 33.33। ट्यूसडे को 30 डिवाइड विद 81, 30 बेटा 2430 डिवाइड विद 81, 30 जी। 2850 डिवाइड विद 95, 30 एंड 30। हमसे कहा गया था डेली अर्निंग ऑफ द ग्रुप, डेली अर्निंग ऑफ द ग्रुप कर ली हमने। हमसे कहा गया था यूनिट लेबर कॉस्ट, वो भी हो गया। व्हाट नेक्स्ट? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आवर कैसे आ रहा है? जी बेटा, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आवर ये कैसे लिया? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। हमें प्लान जो दिया गया है, एक हफ्ते में 200 घंटे काम होगा तमाम वर्कर्स मिलके, और तमाम वर्कर मिलके एक हफ्ते में 400 यूनिट्स बनाएंगे। तो यूनिट्स डिवाइड विद आवर, यूनिट्स पर आवर होगा ना। यूनिट्स 400 बनाने हैं, 200 घंटे में बनाने हैं, इसका मतलब 2 यूनिट पर आवर बनाने हैं ना। तो 2 यूनिट पर आवर बनाने हैं, तो 72 यूनिट्स के लिए कितने घंटे चाहिए, उस हिसाब से ये स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट आ गए। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन आ गई, एंड सो ऑन। 2 यूनिट्स पर आवर हमारा स्टैंडर्ड है, हमारा कोटा है। अच्छा जी, इसके अलावा क्या चाहिए हमें यहाँ पे? यूनिट ओवरहेड कॉस्ट। तो यूनिट ओवरहेड कॉस्ट में यहां पे अगर कैलकुलेट करूं, यूनिट ओवरहेड कॉस्ट वो होगी जनाब एक्चुअल आवर्स बी मल्टीप्लाई एब्जॉर्प्शन रेट 60 डिवाइड विद एक्चुअल प्रोडक्शन एक्स, यही आएगी यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। यूनिट ओवरहेड कॉस्ट, सॉरी, यूनिट ओवरहेड कॉस्ट क्या है? एक्चुअल आवर्स वर्कड इंटू 60 रुपीज ओवरहेड एब्जॉर्ब हो गए, डिवाइड विद एक्चुअल प्रोडक्शन। जी क्या आ रही है जी? 33.33। नेक्स्ट ना बेटा, ऐसे कैसे होगी? ये भी नहीं होगी बेटा। बी 40 इंटू 60 रुपीज डिवाइड विद एक्स, 33.33, ठीक है शायद जी। फिर बी, अब ट्यूसडे के लिए बी इंटू 60 डिवाइड विद एक्स, 29.62 जी। नेक्स्ट बी डिवाइड विद 6 डिवाइड विद 25.26, ये तो वही 40 चली जा रहा है ना। 40 इंटू 60 डिवाइड विद 102,
23.5 3, ये 40 है, 40 इंटू 60 डिवाइड विद 102, ये भी सेम है। लीजिए जी, ओवरहेड भी आ गया। अब कन्वर्जन कॉस्ट चाहिए तो सिंपली इन दोनों को सम कर लीजिए। 66.66, 59.62, 55.26, 53.53, 53.53। लीजिए जी, ये हमारा इलस्ट्रेशन 4 भी कंप्लीट हो गया। एनी क्वेश्चन, कोई चीज़ समझ नहीं आई यहाँ पे पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिए। हमें डेली अर्निंग चाहिए, ये डेली अर्निंग आ गई वर्कर की। हमें लेबर कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, डेली अर्निंग को डेली प्रोडक्शन से डिवाइड किया, लेबर कॉस्ट पर यूनिट आ गई। हमें ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, डेली के ओवरहेड निकाले हमने, आवर्स वर्कड इनटू 60 रुपीज़ पर आवर, डेली के यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड किया, डेली के ओवरहेड आ गए। कन्वर्जन कॉस्ट चाहिए, लेबर प्लस ओवरहेड, कन्वर्जन कॉस्ट आ गई। लेबर कॉस्टिंग के चैप्टर में कुछ इलस्ट्रेशंस हमने देखी जिसमें डिफरेंट रेम्युनरेशन मेथड और डिफरेंट इंसेंटिव प्लान्स के तहत सैलरी कैलकुलेट की। अच्छा, ये आज के लिए इतना ही। कल इंशाअल्लाह हम कुछ अगले दिन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे पास हैं मेरे प्लान में। दीज आर द क्वेश्चन, मैं आपको बिफोर हैंड बता रहा हूं जो मेरे प्लान में है क्लास में करने का। 1 2 7 8 9, ये 5 क्वेश्चन है जो अगले कुछ दिनों में हम क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे इंशाअल्लाह। बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, आज की कहानी यहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।